हेलो स्टूडेंट्स। करंट अफेयर का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं फरवरी माह। जनवरी माह के 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और ये 1 से लेकर 7 फरवरी 2024 तक का है, यानी कि फरवरी का जो फर्स्ट वीक है उसके सारे करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इस वीडियो में है। तो ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आगे जो भी एग्ज़ाम आए उसमें आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे आप मेरा परिचय देख सकते हैं। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि इस तरह की वीडियो जब अपलोड हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या पीडीएफ हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो वो मैं आपको भेजूं तो आपको डायरेक्ट मिल सके, आपको सर्च ना करना पड़े। 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन लेटेस्ट आपको मिलता रहे। चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है 1 से लेकर 7 फरवरी तक के बीच के सवाल। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला झुमका जल महोत्सव किस जिले से संबंधित है? झुमका करके एक जगह है, वहाँ पे जल महोत्सव मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये कहाँ पे है, किस ज़िले में है, ये आपको बताना है। हाल ही में ये सुर्खियों में था क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री गए थे और उन्होंने जल महोत्सव में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे उन्होंने बोटिंग भी की थी। तो इस लिहाज से करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं जब भी कोई वीआईपी किसी जगह पे जाए और अचानक से वो सुर्खियों में आ जाए। यहाँ पे आपके ऑप्शन है रायपुर, कोरिया, महासमुंद और धमतरी। 4 ऑप्शन है। झुमका जल महोत्सव किस जिले से संबंधित है? रायपुर, कोरिया, महासमुंद और धमतरी। इसका आंसर आप बताइए, झुमका जल महोत्सव कहाँ से संबंधित है? जिन्होंने भी पुराना वीडियो नहीं देखा है वो देख लें। जनवरी का करंट अफेयर का 2 वीडियो डाले थे, एक तो ये रिपब्लिक डे स्पेशल जिसमें बहुत ही अच्छे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, और दूसरा 1 से लेकर 31 जनवरी तक के अलग से करंट अफेयर जो 26 जनवरी के स्पेशल में नहीं थे। तो ये दोनों वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद फिर से लौटते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये आपके सामने है, आंसर अगर आपको पता है तो आप लिख के बताइए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन अच्छे से तैयार होगा और आपको याद रहेगा। इसका जो सही आंसर है कोरिया। कोरिया ज़िले में है झुमका, और झुमका में है जल महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये बोटिंग कर रहे हैं जल महोत्सव में, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब ये फेमस क्यों है? फेमस इसलिए है क्योंकि ये जो झुमका है ये लगभग 500 एकड़ का एक फैला हुआ जल प्रपात है। माफ़ कीजिएगा, एक तालाब नुमा है, झील आप बोल सकते हैं, तालाब बोल सकते हैं। तो ये जो 500 एकड़ का झील है या तालाब है, ये दरअसल प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, बल्कि ये मानव निर्मित है, इसे डेवलप किया गया है। तो 500 एकड़ में प्राकृतिक न होकर अगर कोई चीज़ मैन मेड है तो जाहिर सी बात है कि वो फेमस तो होनी ही है। तो इस तरह से झुमका काफ़ी फेमस है, कोरिया ज़िले में है और प्रतिवर्ष यहाँ पे जल महोत्सव मनाया जाता है, इसलिए इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, कोरिया ज़िले में ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया है, वो किस जिले से संबंध रखते हैं? कर्नल विप्लव त्रिपाठी हैं जो शहीद हो गए थे, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है जिसे मुख्यमंत्री ने अनावरण किया। आपको बताना है कि कर्नल विप्लव त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंध रखते हैं। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और जशपुर। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और जशपुर, ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सही है। सही आंसर लिख के बताइए। कर्नल विप्लव त्रिपाठी किस जिले से संबंध रखते हैं? ये एक शहीद हैं, कर्नल के पद पे थे और ये शहीद हो गए, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सही आंसर मुझे लगता है आपको पता होगा क्योंकि हाल ही में सुर्खियों में था। नहीं तो फिर हम चलते हैं सीधे आंसर की तरफ, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो रायगढ़ जिले से संबंध रखते हैं कर्नल विप्लव त्रिपाठी जो शहीद हो गए थे, ये उनकी प्रतिमा है जिसका अनावरण मुख्यमंत्री कर रहे हैं। म्यांमार की सीमा से लगे विहांग नाम के एक जगह पे ये शहीद हुए थे और जब ये शहीद हुए तो इनके साथ इनकी पत्नी व इनका बेटा भी शामिल था, वो दोनों भी शहीद हो गए थे साथ में। तो इस तरह से ये पूरी घटना थी जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को काफ़ी हिलाकर रख दिया था। बहुत ही मार्मिक घटना थी जिसमें न सिर्फ कर्नल बल्कि उनकी पत्नी और उनके बेटे भी शहीद हो गए थे। उनकी याद में यहाँ पे प्रतिमा का अनावरण रायगढ़ में किया गया है, मुख्यमंत्री ने किया है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया है। तो विप्लव त्रिपाठी रायगढ़ से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1 मार्च से पात्र महिलाओं को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? महतारी वंदन में आप जानते ही हैं, बहुत सारा चीज़ें पढ़ लिया है आपने कि विवाहित महिलाओं को यहाँ पे इस योजना का लाभ दिया जाएगा जिसमें प्रति माह 1,000 रुपये उन्हें दिया जाएगा। अब
इसके लिए एक न्यूनतम उम्र की पात्रता कर दी गई है। आपको बताना है कि उन मिनिमम एज क्या है जिसके बाद वो जो फीमेल्स हैं जो शादीशुदा हैं वो इस योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। यहाँ पे आपके ऑप्शन है 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष। 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष, ये 4 ऑप्शन है जिसमें आपको बताना है कि न्यूनतम आयु सीमा महिलाओं की क्या होगी जिन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ लेना है। और ये भी याद रखिएगा कि ये योजना कब से शुरू हो जाएगी, 1 मार्च से ये शुरू हो जाएगी। 1 मार्च से पात्र महिलाओं को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसका सही आंसर है 21 वर्ष। 21 वर्ष की जो महिलाएं रहेंगी वही इस योजना के लिए पात्र हो सकती हैं। तो इस आंसर को याद रखिएगा कि जो भी महिला 21 वर्ष की होगी और बाकी शर्तों को पूरा करती होगी वो महतारी वंदन योजना का लाभ ले सकती है। अब ये भी देख लेते हैं कि इसकी पात्रता क्या क्या है। तो इसकी पात्रता यहाँ पे देख लीजिए, मेंस में आने लायक क्वेश्चन है ये, मेंस में आ सकता है 2 नंबर में या 4 नंबर में महतारी वंदन योजना। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि मेंस के पहले आप इसको रिविज़न कर सकें। वो विवाहित महिला जो राज्य की स्थानीय निवासी हो। दूसरा ये कि उसकी आयु 21 वर्ष से कम ना हो, दैट मीन्स कि न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष है। और विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी योजना के लिए पात्र होंगी। यहाँ पे विवाहित महिलाओं की बात की जा रही है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा शर्त में ये भी है कि जो विधवा है, जो तलाकशुदा है, जो परित्यक्ता महिला है वो भी योजना के लिए पात्र होंगी। लेकिन न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा अपात्रता भी है, यानी कि ऐसे कंडीशन जिसके आधार पे वो पात्र नहीं हो पाएंगे। वो क्या है, अगर कोई इनकम टैक्स पे कर रहा है उसके परिवार का कोई भी मेंबर, तो इस परिवार की विवाहित महिला को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो कहीं कार्यरत हैं शासकीय पदों पर, चाहे संविदा पदों पर, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जिसके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो, उसको भी पात्रता नहीं होगी। और इसके अलावा जो भी भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो, उनको भी नहीं मिलेगा। वर्तमान एवं पूर्व ये दोनों चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये इसकी पात्रता और अपात्रता है महतारी वंदन योजना की। जरूर से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावना रखता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, स्वामी करपात्री जी स्टेडियम में 67वीं 67th शालेय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह स्टेडियम किस जिले में स्थित है। राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। कोई भी चीज़ जब नेशनली होती है तो वो चीज़ हाईलाइट होती है, और चूँकि एक नेशनल इवेंट छत्तीसगढ़ के एक स्टेडियम में हुआ तो ये जाहिर सी बात है कि उस जगह के बारे में हमें जानना ही चाहिए। तो ये स्वामी करपात्री जी स्टेडियम है जहाँ 67th नेशनल स्कूल चैम्पियनशिप जो थी वो हुई है। आपको बताना है कि यह स्टेडियम किस जिले में स्थित है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर और राजनांदगांव। मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर और राजनांदगांव सही ऑप्शन मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होता जाएगा। इस बात के लिए आप याद रखिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, क्योंकि अगर आपको पीएससी क्लियर करनी है तो आपके लिए एक ही टारगेट होना चाहिए, आपको मेंस अच्छे से करना है। आपको पता ही है कि इंटरव्यू का वेटेज कम हो गया है, इस लिहाज से मेंस ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मेमोरी बढ़ती जाएगी। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही जवाब क्या है बताइए। और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लीजिए। स्वामी करपात्री जी स्टेडियम कवर्धा ज़िले में है और यहीं पर 67th राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यहाँ पे इसका जो इवेंट था वो इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विधानसभा में कितने रुपए का तृतीय अनुपूरक अनुमान पारित हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थर्ड, ठीक है, थर्ड। 3 अनुपूरक अनुमान जो है पारित हुए हैं विधानसभा में। पहला जो अनुपूरक अनुमान था वो पिछली सरकार ने किया था, उसके बाद जब सरकार नई बन गई तो सेकंड और थर्ड जो अनुपूरक अनुमान है वो वर्तमान सरकार ने विधानसभा में पेश किया है मार्च तक के लिए, मार्च तक सरकार चलाने के लिए। और उसके बाद जब बजट पेश होगा तो बजट में एक फ्रेश बजट आ जाएगा अगले पूरे वित्तीय वर्ष के लिए। तो जो भी अनुपूरक अनुमान होता है वो मार्च के पहले तक के लिए होता है। तो आपको बताना है जो थर्ड अनुपूरक अनुमान था वो कितने का था। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। इन चारों में से सही जवाब आपको बताना है कि तृतीय अनुपूरक अनुमान कितने का था। पहला ऑप्शन है 13,487 करोड़, दूसरा है 12,487 करोड़, तीसरा है 14,487 करोड़ या 11,487 करोड़ रुपए। इनमें से कौन सा डाटा सही है ये आपको बताना है। इस बार याद रखिएगा कि डाटास एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, इसलिए डाटा को पढ़ने और याद करने की कोशिश करिएगा। तो जो सही ऑप्शन है तृतीय अनुपूरक अनुमान का वो है 13,487 करोड़।
इसको आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। करंट अफेयर का अलग से नोट्स जरूर बनाते चलिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति लोगों की कनेक्टिविटी के लिए जनमन योजना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ गई कि जो जनमन योजना है वो किसके लिए है, विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों की कनेक्टिविटी के लिए है, उनके विकास के लिए है, योजनाओं से उनको लाभ देने के लिए है। तो इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है वो आपको बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ या 400 करोड़। 100, 200, 300 या 400 करोड़ रुपए जनमन योजना की कनेक्टिविटी के लिए, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति लोगों के लाभ के लिए जनमन योजना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन के साथ साथ सिर्फ एक आंसर आपको याद नहीं करना है, बल्कि वो आंसर में और क्या आप ब्रीफ कर सकते हैं, कैसे इलेबोरेट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको देखना है। इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको ब्रीफ करते जाता हूँ और ये भी समझाते जाता हूँ कि आखिरकार ये और कहाँ कहाँ आ सकता है। तो जनमन योजना 2 नंबर में आपके मेंस में आ सकता है, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा। जनमन योजना किससे संबंधित है, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के लिए। और छत्तीसगढ़ में कितनी विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियाँ हैं, 5। इसके अलावा 2 स्टेट की और। तो आपको बताना है कि ये 5 कौन है और ये 2 स्टेट की कौन है, सबके नाम मुझे लिख के बताइएगा। फिलहाल जो जनमन योजना है उसमें ये 5 जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं वो शामिल हैं। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है 200 करोड़। जनमन योजना में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के लोगों के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आंसर नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 80वीं 88th महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता, महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता। अब ये देखिए अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता है, ठीक है, ऑल इंडिया टूर्नामेंट है। कौन सा टूर्नामेंट है, हॉकी। और हॉकी कहाँ खेला गया, किस नाम से मनाया जाता है ये, महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति। क्वेश्चन ये भी कई बार पूछ चुका है कि इनमें से कौन सा हॉकी टूर्नामेंट से संबंधित है। 4 अलग अलग जो इवेंट होते हैं गेम के वो क्वेश्चन में लिख देगा और आपको बताना होगा कि उसमें से हॉकी का इवेंट कौन सा है। तो ये भी याद रखिएगा कि महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति जो टूर्नामेंट है वो किसके लिए है, वो हॉकी के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि ये जो 88th टूर्नामेंट हुआ था उसमें किस टीम ने विजेता का खिताब हासिल किया है, वो कौन सी टीम है जो ओवरऑल विनर रही है ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट में महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति। ये आपको बताना है कि कहाँ पे कौन सी टीम इसमें जीत हासिल की है। ये 4 आपके ऑप्शन है। पहला इंडियन एयरफोर्स, दूसरा पेट्रोलियम स्पोर्ट्स बोर्ड, तीसरा आर्मी 11 और चौथा सेल राउरकेला। फिर से ऑप्शन देखिएगा, इंडियन एयरफोर्स, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स बोर्ड, आर्मी 11 या राउरकेला। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। 2 चीज़ें पहले से ही क्लियर हो गई आपकी कि महंत राजा सर्वेश्वर दास हॉकी टूर्नामेंट है, ये ऑल इंडिया लेवल का टूर्नामेंट है, प्रतिवर्ष होता है। और इस बार 2024 में जो ये इवेंट था वो कौन सा, 88 था, 80वां था, 80वां इवेंट था ये हॉकी प्रतियोगिता भारत का ऑल इंडिया लेवल का। 4 ऑप्शन है, कौन विनर है वो आपको बताइए, आपको बताना है। बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम चलते हैं सीधे इसके आंसर की तरफ। और इसका सही आंसर है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने 80वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता को जीत लिया है। किसे हराकर, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स बोर्ड को हराकर। आर्मी 11 थर्ड प्लेस पर रही है। अब ये जो टूर्नामेंट हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था राजनांदगांव में। राजनांदगांव में इंटरनेशनल एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है हॉकी का, ये आपको पता ही है। तो इसको चीज़ों को भी याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023-24 में किसानों से कितनी धान खरीदी की गई है। धान खरीदी के मामले में आप जानते ही हैं कि जो सरकार है वो काफ़ी सेंसिटिव रहती है किसानों के मुद्दे को लेकर, और धान खरीदी को लेकर फ़िलहाल जो सरकार है उसका भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। इस लिहाज से ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बनते हैं, फिर वो चाहे किसी भी लेवल का या कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो इसके फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आप आंसर दीजिए कि 2023-24 में किसानों से कितनी धान खरीदी की गई है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है 130, 140, 145 या 150 लाख टन। ऑप्शन ए 130, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 145 और ऑप्शन डी 150 लाख टन। 2023-24 के कुल सीज़न में जो धान खरीदी हुई है वो कितनी की गई है ये आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप मुझे बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए ताकि आंसर आपको याद रहे। इसका जो सही आंसर है वो है 145 लाख टन।
144.92 एग्जैक्ट फिगर है, लेकिन 0.92 है तो लगभग 100 के करीब है, तो हम इसे 145 लाख टन बोल सकते हैं। 144.9 लाख टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। अभी तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी धान खरीदी कभी नहीं हुई थी। और टारगेट कितना था? 130 लाख टन का टारगेट था। 130 का टारगेट था। ये जो पहला ऑप्शन है आपका 130, दरअसल ये टारगेट है। तो टारगेट से कितना ज़्यादा खरीदा गया है? 15 लाख टन ज़्यादा खरीदा गया है। कब से कब तक खरीदी की गई थी? तो 1 नवंबर से 4 फरवरी तक खरीदी की गई थी। खरीदी का जो डेट है वो बाद में बढ़ा दिया गया था, याद होगा आपको। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस बार जो 23-24 में धान खरीदी की गई है वो 1 नवंबर से 4 फरवरी तक की गई है। लगभग कितने किसान थे? तो लगभग 25 लाख किसान थे। इसको हम 24.72 लाख किसान बोल सकते हैं। इससे अधिक किसानों ने धान बेचा है। 24,72,000 से अधिक किसानों ने धान बेचा है। कितना धान बेचा? 144.92, दैट मीन्स कि 145 लाख टन। 1 से 4 फरवरी तक ये खरीदी की गई थी। इन सारी बातों को नोट कर लीजिएगा, जो मैं अलग से ब्रीफ करता हूँ, ताकि जब भी एग्जाम के पहले आपको करंट अफेयर रिवीजन करना हो तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, बल्कि आप अपना नोट्स उठाएं और नोट्स उठाने के साथ ही रिवीजन करते हुए ही सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं। और रिवीजन तो ज़रूर करते चलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम में आसानी होगी। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें अपडेट होती रहें, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड आंसर्स आपको मिलते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की कोई वीडियो डालूँ तो वो तुरंत आपको मिल सके। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहिए। जय हिंद।